कक्षा 10 के सभी भैया और बहनों को नमस्ते। आप लोग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अर्थशास्त्र आज अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पाठ का नाम वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का शायद एक टॉपिक जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच गया है, जिसका आप लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया है। अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं और इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझ करके आप लोगों को आगे बढ़ना है और रोज जो काम दिया जाए उसे याद करके ही रखना है, क्योंकि समय बहुत सीमित बचा है। इस सीमित समय में हमें अधिक से अधिक परिश्रम करके अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप भी लापरवाही हो रहे हैं तो निश्चित है कि ये आप अपने के ऊपर नुकसान कर रहे हैं और किसी पर नहीं। अभी तक 4 क्वेश्चन शायद पिछले टॉपिक में हुए थे एनसीईआरटी के, उसमें अब हम 5वां और 6वां 7वां यानी 5, 6, 7 नंबर तक आज क्वेश्चनों को समझाने का प्रयास है। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पर आप लोग कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। यदि कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो उसे हम दोबारा समझाने का प्रयास करें। तो 5वां प्रश्न है कि विकसित और विकासशील देशों में से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों करना चाहते थे या चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी ही कोई मांग करनी चाहिए? देखिए, मान लेते हैं छोटा सा कोई व्यापार है, हमें कोई व्यापार हमने चालू किया, भले ही मान लें कि वस्त्र का हमने चालू किया। वस्त्र उद्योग में बहुत से वस्त्र हैं, किसी एक वस्त्र को चुन लेते हैं, जैसे मान लें जीन्स है, जीन्स का उत्पादन हमको करना है, तो उसके लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होगी। कच्चा माल माने हमको कपास, और कपास हमको कहाँ मिलेगी? हमें काश्तकारों से या किसानों से प्राप्त होगी। दूसरा, फिर इसके बाद हमें कुशल श्रमिक चाहिए, क्योंकि यदि हम मशीनें रखे हैं, लगा रखे हैं, तो स्वतः तो वो चालित नहीं होंगी, उनको संचालित करने के लिए हमें अच्छे श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। और जब हम जो पूरा वातावरण है उत्पादन का वो हम तैयार कर लेंगे, तो उसमें हमारा केवल उद्देश्य यही रहेगा कि जब हमने इसमें पूंजी की लगाई है, उसमें निवेश लगाया है, तो हम इसमें अधिक से अधिक धन लाभ प्राप्त करें। और अधिक धन लाभ कमाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की शर्तें अपने श्रमिकों से, या जहां से कच्चा माल लाते हैं, या जहां हम तैयार हुआ माल बेचते हैं, वहां पर हमको विभिन्न शर्तों पर काम करना पड़ेगा कि हम जब एक माल हमारा बिक जाएगा तो हम दूसरी किस्त भेजेंगे या पहली किस्त भेजेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और माल देने वाले यानी कच्चा माल देने वाले पर निर्भर करता है। तो अपनी शर्तों के आधार पर हम व्यापार संचालित कर सकते हैं। ये एक प्रयास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी विकसित देशों की व्यवस्था का आधार माना जाता है। और वहीं पर हम जब उत्पादक बन जाएंगे, जब हम श्रमिक हो जाएंगे या हम काश्तकार हो जाएंगे, तब हमारी शर्तें हमारी दूसरी हो जाएंगी। जब विकासशील देशों में, क्योंकि हमारा देश एक विकासशील देश है और यहाँ पर अनेक विदेशी कंपनियां उत्पादन कार्य कर रही हैं, हमें रोजगार के अवसर तो उपलब्ध हो रहे हैं, परंतु हम दूसरी कंपनियों के शर्त के अनुसार काम कर रहे हैं। यदि
करके अपनी शर्तों पर काम करवाएं, यानी उत्पादन कार्य करें, तो उससे हमारी हिस्सेदारी उस उत्पादक पर ज़्यादा बढ़ेगी, हमारी नौकरी या रोजगार की गारंटी ज़्यादा बढ़ेगी, हमारा जीवन स्तर बेहतर होगा और अधिकार भी हमारे पर्याप्त होंगे, जिससे एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर जो श्रमिकों का शोषण हो रहा है उस शोषण में विराम लगेगा। तो निश्चित है कि ऐसे विचारों पर विश्व का जो व्यापार संगठन है उसे विचार विमर्श करना चाहिए। निश्चित है कि ये एक जो आजकल जो प्रणाली चल रही है वो पक्षपात पूर्वक है कि हमें उत्पादक है या उद्योगपति है उसकी शर्तों पर हमको काम करना पड़ रहा है। तो निश्चित है कि हमें यदि अपनी व्यवस्था को, यानी विकासशील देशों की व्यवस्था को यदि मजबूत करना है तो उन्हें भी अपनी ही शर्तों पर व्यापार करने की अनुमति या व्यापार करने के लिए मांग जो प्रस्ताव है वो मजबूत करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 6वां नंबर कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। यानी अब वैश्वीकरण को हमने पहले प्रश्न में, यानी इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको समझाया कि उत्पादक या पूंजी निवेश जब एक जगह करते हैं तो संपूर्ण विश्व में उत्पादन एक समान विचारधारा से उत्पादित होने लगता है। तो ऐसी धारणा को हम या एकीकरण कहते हैं या वैश्वीकरण कहते हैं। तो विश्व के विभिन्न देशों में आपसी संबंधों की प्रक्रिया के द्वारा जब व्यापार होता है तो एक दूसरे की वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, जिससे विश्व बाजार में वस्तु एक देश से दूसरे और दूसरे से तीसरे देश तक पहुंचती है, जिससे वैश्वीकरण या एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो वैश्वीकरण का विश्व के सभी देशों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। कोई भी ऐसा देश नहीं है विश्व में जहां पर इस वैश्वीकरण का प्रभाव न पड़ा। कहीं ज्यादा प्रभाव पड़ा है, कहीं कम प्रभाव पड़ा है। ये ज्यादा और कम का प्रभाव का मतलब हो गया कि वहां उत्पादन की जो शैलियां हैं उनमें तकनीकी ज्ञान किन्हीं देशों में बाद में पहुंचा है, किसी देश में पहले पहुंच गया है। और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो प्रतिस्पर्धा हुई है उस आधार से भी हम देख सकते हैं। क्यों? वैश्वीकरण ने बहुत से ऐसे उत्पादकों और उपभोक्ताओं को प्रभावित किया है जिससे उत्पादक जो होगा वो अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने के लिए अनेक जो अपनी वित्तीय उत्पादन वाले केंद्र हैं वो एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश खोलने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ अर्जित होगा, वो अधिक से अधिक धन कमाएंगे। और वहीं उपभोक्ताओं को यह होता है कि यदि एक ही देश में एक ही प्रकार की अनेक क्वालिटी की जब वस्तुएं होंगी और वो आपस में जब स्पर्धा करेंगी तो हमें कम से कम दर पर हमको वस्तुएं जब प्राप्त हो जाएंगी और उनकी गुणवत्ता में सुधार होगा तो निश्चित है कि वहां पर जो उपभोक्ता है उसको फायदा पहुंचेगा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि जो वैश्वीकरण है वो प्रभावित करता है। और यदि वैश्वीकरण जहां प्रभाव नहीं कर रहा है वहां पर एक ही प्रकार की जहां कंपनियां हैं, एक ही प्रकार का जो अर्थव्यवस्था संचालित है, तो निश्चित है कि वहां उतना विकास भी नहीं हुआ होगा। लोगों को रोजगार इस वैश्वीकरण ने दिए, नहीं तो उत्पादक बनकर के
कार्यों पर लिप्त बने रहते। जो तृतीयक क्षेत्रक है हमारा, वो तृतीयक क्षेत्रक शून्य हो जाता है, सेवा क्षेत्र। क्यों? क्योंकि निश्चित है कि हमारा द्वितीयक क्षेत्रक भी नहीं काम करता और केवल प्राथमिक क्षेत्रक के आधार पर हम लोग काम करते हैं। वो भी प्राथमिक क्षेत्रक में हम केवल खान पान जैसी वस्तुओं का ही केवल उत्पादन कर हो पाता। तो वैश्वीकरण ने जहाँ तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा दिया है तो निश्चित है कि वहां से उद्योगों का फलीभूत होना प्रारंभ हुआ है। एक स्थान से दूसरे स्थान को उद्योगों में वस्तुएं निर्मित हुई हैं, जिससे अनेक प्रकार की हमें जो हमारे जीवन को सुविधा प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं उनका आविष्कार हुआ है। अगला प्रश्न है व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रकार से सहायता पहुंचाती है। उदारीकरण उद्योगों के बाजार के अनुसार विस्तृत होने पर छूट प्रदान करता है। उदारीकरण मतलब होता है कि यदि किसी भी उद्योग को प्रारंभ करने के लिए कुछ नियमों और कुछ कानूनों में यदि छूट प्रदान कर दी जाए जिससे उसे व्यापार करने में स्वतंत्रता मिल जाए तो उस ऐसी प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। इससे जब उसे व्यापार करने की थोड़ी छूट मिल जाएगी, कुछ करों में मुक्ति मिल जाएगी, तो उसे अधिक लाभ जहां प्राप्त होने लगेगा तो निश्चित है और व्यापार करना सरल हो जाएगा, तो वैश्वीकरण को हमको बढ़ावा मिलना है। निवेश का उदारीकरण यदि हो जाए तो हमें विश्व बैंक से हो या भारत के रिजर्व बैंक से है तो इसमें धन प्राप्त करने में, लोन लेने में हमें आसानी और सुविधा होने लगी, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए छोटे छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता मिलेगी और यही छोटे छोटे जो उद्यम हैं उनसे बड़े उत्पादकों का माल तैयार होगा, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और राष्ट्र का आर्थिक विकास भी होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यापार और निवेश की नीतियों में उदारीकरण बहुत आवश्यक है। तो इन प्रश्नों को पुनः आप लोग समझेंगे, 5वां और 6वां 7वां इन तीनों प्रश्नों को याद करने का प्रयास करेंगे और इनको लिखना भी है। ठीक है, धन्यवाद। कल पुनः आगे के प्रश्नों पर